चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 12.2 और 12.3 आई सपोज सबका हो गया होगा। रीडिंग का क्या स्टेटस है? करण शुरू से रीड करा कि रीडिंग करी करण ने? यस सर, यस सर। सर चैप्टर 10 शुरू से रीड किया के सारे सारे क्वेश्चन। वेरी गुड, शुरू से रीड करा तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप हर चैप्टर को शुरू से रीड करते हुए चलते हैं रोज की रोज, तो आपकी स्ट्रेंथ चैप्टर के लास्ट तक जाते हुए बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी बन जाएगी। होता क्या है, क्लास 1 में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर क्लास 2 में आगे का पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटी में टेक्स्ट इतना तो है नहीं, तो आप पूरा भी रीड कर सकते हैं। पूरा अगर रीड करते हैं तो शुरू का वापस से क्लियर होते जाता है। तो आज भी सब लोग ऐसे ही कीजिएगा कि शुरू से पूरा रीड करना है, शुरू से पूरा रीड करना है, ठीक है। चलिए मैं आंसर्स डिस्कस कर लेता हूं एमसीक्यू शीट के, फिर डाउट्स बता दीजिएगा। फर्स्ट डी, थर्ड बी, फिफ्थ डी, सेवेंथ सी, एट्थ सी। सब बच्चों ने दो दो लाइन छोड़ते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, दो दो लाइन छोड़ते हुए। नाइन्थ ए, 11th बी, 13th ए, 15th बी, 17th ए, 19th ए, 25th सी। आंसर्स टैली कर लीजिए। आंसर्स टैली कर लीजिए, फिर डाउट्स बता दीजिए। चलिए डाउट्स बोलेंगे। डाउट्स बोलिए सब लोग। अखिनीश, सर क्वेश्चन नंबर 12 में 16। बाकी सारे सही हैं? नहीं सर, फिर उसके बाद 16 गलत है और सिर्फ 13 एंड 14 गलत है। 12 से 16 तक गलत हैं सारे, या नहीं आए? ओके, और बाकी सारे सही हैं। बाकी स्टूडेंट्स, करण,
करण डाउट बताइए। सर हाँ प्रियांशी आप बताइए। 6, 9, 14, 22। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स? देवाशीष, देवाशीष, करण, सर मेरी शीट अभी हुई नहीं है। शीट नहीं हुई, करना चाहिए बेटा। देवाशीष, तेरे को बाहर निकालूंगा तभी माइक चालू होगा ना तेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। Two particles of mass m1 and m2 approach each other due to their mutual gravitational attraction only. Then acceleration of both. Then चारों में से क्या? Sir, हाँ बोलो। आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। मेरी स्क्रीन ब्लर है, रीजॉइन हो जाएगा सही। सर लैपटॉप में फोन में चालू हो जाएगा। पर यहाँ पे मेरे को आउटपुट में क्लियर दिख रही है। Two particles of masses m1 and m2 approach each other due to their mutual gravitational attraction only. The acceleration of the both the particles are equal. दो पार्टिकल्स हैं, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। So m2 is attracting m1 and m1 is attracting m2। ठीक है, अगर मैं फोर्स निकालने जाऊंगा कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ m1 ऑन m2, तो निकलेगा कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं m2 का फोर्स m1 पे निकालने जाऊंगा तो वो भी यही निकलेगा। तो दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो सेम है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बट m1 का अगर एक्सेलरेशन देखना होगा तो हमको देखना पड़ेगा फोर्स ऑन m1 इज इक्वल टू मास ऑफ m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ m1। जब इसमें फोर्स ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्सेलरेशन निकल के आता है कैपिटल जी m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका एक्सेलरेशन है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, m1 ऑब्जेक्ट का। और सिमिलरली सेकेंड ऑब्जेक्ट का अगर निकालने जाएंगे तो कैपिटल जी m1 अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इस तरह से आएगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ द पार्टिकल्स आर अनइक्वल, इक्वल नहीं रहेंगे। हाँ, दोनों पे फोर्स लगने वाले सेम होंगे, बट फर्स्ट वाला एक्सेलरेशन कितना है? g अपॉन आर स्क्वायर इंटू m2, और सेकेंड वाला कितना है? g अपॉन आर स्क्वायर इंटू m1। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज प्रोपोर्शनल टू m1। m1 का एक्सेलरेशन क्या m1 मास से प्रोपोर्शनल है? नहीं, आप इक्वेशन में देखिए वो m1 कंसिस्ट ही नहीं करता है, वो m2 से प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज प्रोपोर्शनल टू m2। हाँ, अगर m2 बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन 1 बढ़ जाएगा, और m1 बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ऑन पार्टिकल 2 बढ़ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज प्रोपोर्शनल टू m2, सही। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल m1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1, गलत। ये मैथमेटिकली समझ में आता है क्या? ध्यान से देख लो इस पॉइंट को।
इजी क्वेश्चन नहीं है ये। इट इज नॉट दैट इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। हाँ सर। ये वापस से आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं क्लियर हो तो वापस पूछिएगा। 9th, मेरे को कैपलर्स लॉ पे दिख रहा है। कैपलर्स लॉ के तीनों स्टेटमेंट याद हैं क्या आपको? कैपलर्स लॉ के तीनों स्टेटमेंट याद हैं क्या आपको? नहीं याद हो तो बुक खोलिए। पेज नंबर 133 पे राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, पेज नंबर 133 पे राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। इस पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सेकेंड पॉइंट पढ़ लीजिए। सेकेंड पॉइंट पढ़ लीजिए। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर प्लैनेटरी मोशन में प्लैनेट किसी दो पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहा है तो जितना टाइम वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ले रहा है, अगर उतना ही पॉइंट किसी दूसरे दो पॉइंट्स के बीच में लेता है, अगर उतना ही पॉइंट, उतना ही टाइम किसी दूसरे दो पॉइंट्स के बीच में लेता है, तो यहां पे जो एरिया स्वीप हो रहा है प्लैनेटरी मोशन के कारण, ये दोनों एरियाज इक्वल आएंगे। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, तो ये मैंने ऑर्बिट बना दी है, ये मैंने ऑर्बिट बना दी है, और सपोज प्लैनेट यहां पे है, तो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया। जैसे जैसे प्लैनेट आगे चलता है, ये लाइन एक एरिया स्वीप करती हुई चलती है ना, जैसे जैसे प्लैनेट आगे चलता है वैसे वैसे ये लाइन एक एरिया स्वीप करती हुई चलती है। तो स्टेटमेंट है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया in equal time interval. Example, if the time traveled from A to B is same as the time traveled from C to D. A to B में जाने के लिए प्लैनेट ने जितना टाइम लगाया उतना ही अगर वो C to D में जाने के लिए लगा रहा है, तो ये जो एरिया है ना, यहां पे ये जो एरिया है विद सेंटर O, तो O ए बी एरिया और ओ सी डी एरिया इक्वल रहेगा। समझ में आया? तो 9th पॉइंट बोलता है अ प्लैनेट मूविंग अराउंड सन स्वीप्स आउट एरिया A1 इन 2 days। ये जो एरिया A1 स्वीप हो रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये 2 दिन लग रहे हैं इसमें। A2 in 3 days and A3 in 6 days. Then the relation between A1, A2, A3 is, एरिया के बीच में रिलेशन पूछ रहे, तो जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है वो सबसे छोटा एरिया होगा, वो सबसे छोटा एरिया होगा। ये एरिया
A2 एरिया A1 से बड़ा होगा क्योंकि इसमें 3 दिन लग रहे हैं, और उसी प्रपोर्शन में बड़ा होगा, उसी प्रपोर्शन में बड़ा होगा। मतलब अगर मैं A2 अपॉन A1 को करूंगा, अगर मैं A2 अपॉन A1 को करूंगा, लिखूंगा, तो A2 ने जितने डेज लिए और A1 ने जितने डेज लिए उसी रेशियो में दोनों का एरिया होगा, उसी रेशियो में दोनों का एरिया होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 3A1, यहां से लिख सकता हूं ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3A1 इज इक्वल टू 2A2, 3A1 इज इक्वल टू 2A2, ये एक बन रहा है। तीसरा भी निकालने के लिए मुझे A2 और A3 को कंपेयर करना पड़ेगा, या A1 और A3 को कर सकता हूं। A2 और A3 को कंपेयर अगर करूं, A2 अपॉन A3, A2 में कितने दिन लग रहे थे 3, A3 में कितने लग रहे हैं 6, जितने दिन लगते हैं उसके प्रोपोर्शन में एरिया आता है। सो A2 इंटू 6 विल बी इक्वल टू A3 इंटू 3। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2A2 इज इक्वल टू 1A3। अब जो अपनी इक्वेशन लिखी थी उसमें A2 2A2 ही था, तो 2A2 1A3 के बराबर है, ये 1A3, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था ये भी, आप लोगों को समझ में आया? थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था ये भी। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द मून्स सरफेस इज, मून की सरफेस के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहेगा? मैं आपको बता देता हूं, अर्थ की सरफेस के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g रहती है, कल हम लोगों ने डिराइव की थी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली। मून का आपको याद रखना पड़ेगा, वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पर मून का याद रखना पड़ेगा कि मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 होता है। तो आप आंसर निकाल सकते हैं अब इसमें से, राइट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। करण अखिनीश समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. Question number 13th. A particle is taken to a height r above the earth surface. अर्थ उसका कुछ रेडियस और उसके ऊपर r डिस्टेंस तक एक पार्टिकल को ले गए। Where r is radius of the earth, जितना रेडियस था उसके बराबर ही ले गए। लिखा हुआ है ना, हाइट कितनी दी उसको, अबव द अर्थ सरफेस r, और अर्थ का रेडियस भी r दिया हुआ है, तो वो पार्टिकल अर्थ से कितनी डिस्टेंस पे पहुंच गया, 2r की। अब यहां पे पूछा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, तो मेरी बात सुनो, हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरी बात सुनना, थोड़ा सा 2 तरीके बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, बड़ा मेथड और छोटा मेथड। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर पार्टिकल अर्थ की सरफेस पे होता, अगर पार्टिकल अर्थ की सरफेस पे होता, तो ये जो नीचे r है इसकी वैल्यू क्या आती है, सिर्फ कैपिटल R इक्वल टू अर्थ सरफेस इक्वल टू अर्थ रेडियस। बट हमको जो केस दिया है उसमें इसकी डिस्टेंस डबल कर दी है। मेरी बात सुनो, कुछ चीज स्क्वायर के अंदर है, अगर मैं उसको डबल कर दूं तो 2r का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर मैं उसको डबल कर दूं तो मेरे को 2r का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 2r के स्क्वायर को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 बाहर 4 बन के बाहर आएगा, मतलब जो हमारा यहां पे फोर्स आएगा वो रहेगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर।
अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या अंतर है? सिर्फ 2 का अंतर है। तो हम लोग लिख लेते हैं F2 इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, 1/4 हो जाएगा। ये समझ में आता है? ये 4 कैसे बन जाएगा? क्योंकि स्क्वायर है, 2 स्क्वायर R स्क्वायर, तो R स्क्वायर लिख दिया, यहां पे 4 हो गया। इस ब्रैकेट में देखिए, इस ब्रैकेट में उतना ही फोर्स है जितना यहां पे ऊपर है। इस ब्रैकेट में वही फोर्स है जितना ऊपर है, और उस फोर्स का कितने टाइम्स हो गया? 1/4 टाइम्स। तो जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर r डिस्टेंस और ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हो, तो उस पर फोर्स लगना 1/4 हो जाता है। क्योंकि उस पर फोर्स लगना 1/4 हो जाता है, तो मास तो उतना का उतना ही है, तो एक्सिलरेशन भी 1/4 हो जाएगा। 1/4 किसका? इसका। अब यहां पे एक्सेलरेशन कितना था? ऑब्वियसली 9.8, तो 1/4 ऑफ 9.8 निकालना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका, क्योंकि दूसरा तरीका शॉर्टर है, छोटा है। आपसे डायरेक्टली क्या पूछा है? आपसे डायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछा है। आपको अगर ध्यान हो तो जी की वैल्यू कैसे निकाली थी आपने? जी की वैल्यू निकाली थी कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई थी 9.8। ये वैल्यू आई थी 9.8। ध्यान आ रहा है कल से? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ को डबल कर देता हूं, तो एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट विल बी कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन 2 RE का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 1/4 इंटू कैपिटल जी एम ई अपॉन RE का होल स्क्वायर। और ये जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, इसकी वैल्यू है 9.8, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1/4 इंटू 9.8। ये प्रोसीजर मैथमेटिकली ज्यादा साउंड है, तो उससे आंसर आ जाएगा आपका ये। प्रियांशी समझ में आया? Yes, sir. अगर ये समझ में आया है तो मुझे बताओ कि अगर उस पार्टिकल को मैं r डिस्टेंस उठाने की जगह 2r डिस्टेंस उठा दूं, तो फिर मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा? कोई भी बता सकता है। अगर मैं उस पार्टिकल को r डिस्टेंस उठाने की जगह 2r डिस्टेंस उठा दूं, तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा? करण, यस सर। बनेगा? यस सर, ट्राई करो।
अकिनीश? हाँ सर। बना? सर वो बने दो। प्रियांशी? अथर्व? सर 1 मिनट कर ले। अथर्व? क्या कर रहे हो? करण बताऊं क्या वापस? तो बेटा पहली बार में पूछना चाहिए ना। चलो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ये वापस बता रहा हूं। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो वापस बता रहा हूं और जो मैंने दिया है वो आपको ही करना रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से दूर ले जा रहे हैं। पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से दूर ले जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन ये होता है। ये पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्सप्रेशन ये होती है। अब अगर अर्थ की सरफेस के आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक चीज हो जाएगी मास ऑफ अर्थ और एक चीज हो जाएगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट और ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे जो चीज रखी होगी वो अर्थ से उसके रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे होगी। ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? ये वाला। किसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हो? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मास ऑब्जेक्ट का और ये फोर्स इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये फोर्स की जगह मैं लिखूंगा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये सब करके देख लो। अब कल की कैलकुलेशन से आपको याद होगा कि कैपिटल जी जिसकी वैल्यू 6.7 इंटू 10 टू द माइनस 11 होती है, मास ऑफ अर्थ जो कि होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 kgs, मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 24. सॉरी 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kgs और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स और उसका स्क्वायर। तो इसकी ये जो इन तीनों की वैल्यूज जब डाली थी तो तीनों की वैल्यूज डाल के रेडियस ऑफ अर्थ पे जो चीज रखी रहती है उसके लिए एक्सेलरेशन आया था 9.8, मतलब इसकी वैल्यू आई थी 9.8। इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि आर ई की जगह आपको 2 आर ई लेना है। इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि आर ई की जगह 2 आर ई लेना है।
तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेकेंड केस हो जाएगा कैपिटल जी एम ई अपॉन 2r e का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और ये जो 2 है ये 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 2 है ये 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसकी वैल्यू 9.8 है। अब अगर यहां पे 2 की जगह 3 आ जाए तो ये 1/4 की जगह 1/9 आ जाएगा। अगर यहां पे 3 की जगह 4 आ जाए तो ये 1/9 की जगह 1/16 आ जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सबको समझ में आया अब? हाँ सर। वेरी गुड। तो अब 2 पॉइंट्स लिखो, इस क्वेश्चन के साथ में 2 पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट पॉइंट, इफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज डबल्ड, then force and acceleration reduces to 1/4। अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को डबल कर दिया जाए, जितना अभी है उससे डबल कर दिया जाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एक्सेलरेशन रिड्यूसेस टू 1/4। अगर सेपरेशन को 10 गुना कर दूंगा तो फोर्स या एक्सेलरेशन कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा? 1/100। तो जनरल लिख सकते हो, इफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज मेड n टाइम्स, इफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज मेड n टाइम्स, देन द फोर्स इज रिड्यूस्ड टू 1/n² टाइम्स। 2 टाइम करा तो 1/2 का स्क्वायर, 10 टाइम करा तो 1/10 का स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। तो अखिनीश मेरे को ये बताओ कि अगर मैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हाफ कर दूं, अगर मैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हाफ कर दूं तो फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज कितना हो जाएगा? हाफ के उल्टे का स्क्वायर। प्रियांशी, कोई भी? 2 नहीं, 4 टाइम्स। अगर मैंने डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को आधा करा तो उसके उल्टे का स्क्वायर, हाफ का उल्टा 2 और उसका स्क्वायर 4 टाइम्स। ये जैसे मैथमेटिकली मैं लिख के कर रहा था ना, वैसे लिख के करोगे तो आपको क्लियर होगी बात। ठीक है? ये बहुत कॉमन है पूछना इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि 1/r² को चेंज करने में बच्चा घपला जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है इस तरह का क्वेश्चन पूछना। ठीक है? अगला 14th, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट r is the radius of the earth, a height r/2 from the earth's surface, the center of the earth, the surface of the earth, at a depth r/2 from the earth's surface.
इसको कैलकुलेट करूं पूरा कि आंसर बता दूं बस? सिर्फ आंसर। एट द अर्थ सरफेस 14th का सी होगा, सी है। ये कैसे आया वो बताऊं? कोर्स के बाहर है, पर मुश्किल नहीं है जानना, थोड़ी सी आ गया। आंसर बता दो। बताऊं? जिसको आ गया है वो ध्यान से सुन ले। अगर ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो दिमाग में आ गई है तो बहुत बढ़िया है, बाकी मेरे को लगता नहीं है कि आई होगी, क्योंकि इट रिक्वायर सर्टेन कैलकुलेशन। चारों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रहता है, जिसकी वैल्यू 9.8 रहती है। और वो क्यों आता है? क्योंकि कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर की वैल्यू 9.8 है। अब सबकी वैल्यू निकालेंगे इसके वैल्यू के कंपैरिजन में। अगर अर्थ की सरफेस से r/2 हाइट पे है, अर्थ की सरफेस से r/2 हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3r/2। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा यहां पे कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 3/2 RE का होल स्क्वायर। और ये जो 3/2 को जब सॉल्व करोगे तो ये होगा 4/9, 9/4 आएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सबसे ऊपर चले जाता है तो 4/9, 4/9 इंटू कैपिटल जी ME अपॉन RE का स्क्वायर। तो देखो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है इसका इससे छोटी वैल्यू आ रही है ना, क्योंकि 4/9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इस पे अर्थ सरफेस से तो वैल्यू कम आएगी, और कितनी कम आएगी? 4/9 टाइम्स आएगी, 4/9 इंटू 9.8, जो कि 9.8 से कम आएगी। बी वाला देखते हैं। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के जब आप सेंटर पे चले जाओगे तो अर्थ का मास कितना कंसिडर करोगे? मेरी बात सुनो, अगर आप अर्थ में होल करके अंदर की साइड जाए, सपोज होल करके यहां तक आ गए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अर्थ का पूरा मास थोड़ी कैलकुलेट करोगे। सिर्फ आपके नीचे जितना स्फीयर है, आपके नीचे इतना स्फीयर है, सिर्फ इतने स्फीयर को कंसिडर करोगे, सिर्फ इतने स्फीयर को कंसिडर करोगे। तो जब आप अर्थ के सेंटर पे चले जाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे जीरो हो जाता है। जब आप अर्थ के सेंटर पे चले जाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे जीरो हो जाता है। अब r/2 डेप्थ पे मेरी बात सुनिए, अर्थ क्या है? अर्थ एक स्फीयर है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, राइट? 4/3 पाई r³। अगर मैं आधी डेप्थ तक चले जाता हूं तो मेरे पास जो स्फीयर बचा है वो बचा है 4/3 पाई r/2 का क्यूब, और r/2 का क्यूब, और ये 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूं 8 बना के। तो दिस इंटू 1/8, इतना वॉल्यूम आपको सरफेस ऑफ अर्थ का बचा है। इस पूरे वॉल्यूम का मास ME है, तो इस वॉल्यूम का मास हो जाएगा ME/8, कंसीडरिंग अर्थ टू बी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो अगर आप अर्थ की सरफेस में अंदर चले जाते हो तो अर्थ का डिस्टेंस तो r/2 हो गया है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, पर मास 8 टाइम्स रिड्यूस हो गया है। जब इसको इस फॉर्मूले में डालते हैं तो कैपिटल जी ME अपॉन 8, और जो रेडियस है वो बाय 2 हो गया है, तो RE का स्क्वायर और बाय 4 रहेगा, और वो 4 ऊपर चले जाएगा, तो सिंप्लीफाई होके 1/2 बचेगा। तो 1/2 इंटू कैपिटल जी ME अपॉन RE का स्क्वायर। तो r/2 डेप्थ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हाफ रहेगा, जितना सरफेस पे उसके कंपैरिजन में। तो करेक्ट आंसर सी बन जाता है।
समझ में आया? 1 मिनट। तो करेक्ट आंसर सी बन जाता है। समझ में आया? हाँ सर। एक मिनट रुकिएगा, मैं आता हूं। रुकेंगे ना, आता हूँ 15 मिनट में। चलिए, क्वेश्चंस में काफी टाइम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? अगर आप किसी पहाड़ पे जाते हैं या ऐसा कुछ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या होता है? ऑब्वियसली इट डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इफ g is the acceleration due to gravity on the surface of earth, its value at a height equal to double the radius of the earth is, if g is the acceleration due to gravity on the surface, ये तो वापस पूछ लिया, its value at a height equal to double its radius, मतलब जो मैंने वेरिएशन का पूछा था वो पूछ लिया कि अगर सरफेस से रेडियस की डबल हाइट तक चले जाते हैं तो सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 3r। तो अगर डिस्टेंस को 3 गुना करोगे तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगा। तो 16 का आंसर आ जाएगा g/9। अगला क्वेश्चन 22, सपोज अ प्लैनेट एग्जिस्ट whose मास एंड रेडियस बोथ आर हाफ दोज ऑफ अर्थ। मास भी आधा है और रेडियस भी आधा है, तो कैपिटल G me/2 और re/2 का होल स्क्वायर, तो by 2 का by 4 हो जाएगा और वो ऊपर चले जाएगा। तो 2 इंटू कैपिटल G me अपॉन re का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 9.8। दैट इज दिस आंसर। डाउट्स क्लियर हुए? हेलो, यस सर। बढ़िया। चलिए, तो एग्जाम्पल 12.2, 10.2 और 10.3 ये सबने कर रखे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं आगे बढ़ते जाऊंगा और पीछे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 18-19 में 18-19 डाउट है। 18-19 Two bodies of different masses m1 and m2 are dropped from two different heights a and b. What is the ratio of time taken by the two to drop through these distances? दो बॉडीज अलग अलग मास की are dropped from two different heights a and b. सबसे पहले मुझे तो ये बताओ कि अगर दो बॉडीज m1 m2 को मैं सेम हाइट से ड्रॉप करता हूं, दो बॉडीज m1 m2 को मैं सेम हाइट से ड्रॉप करता हूं, तो क्या वो दोनों साथ में गिरेंगी या उनके वजन पे डिपेंड करेगा कि वो कब गिरेंगी? वजन पे डिपेंड करेगा। वजन पे डिपेंड करेगा। अच्छा, मेरी बात सुन, जब मैं इनको ड्रॉप करता हूं, अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें, काइनेटिक की इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स से बात करें,
ठीक है, सेकंड वाली लगेगी इसमें। अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहेगी, कुछ h हाइट गिवन है, कुछ h हाइट गिवन है, तो दोनों का जो फॉल है, मतलब दोनों का जो मोशन है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? दोनों पे लगने वाले एक्सेलरेशन पे। हाँ या ना? अरे उत्सव जो क्वांटिटी है उसमें अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होने वाला है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? सोचो ना, अगर आप रेस के पहले रुके हुए हो, सब लोग रुके हुए हो, तो कौन सबसे आगे निकलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? कितना पिकअप है आपका, एक्सेलरेशन कितना है आपका इस पे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी किसके बेसिस पे बोलोगे आप? एक्सेलरेशन के बेसिस पे ही बोलोगे ना। फाइनल वेलोसिटी आएगी कब? जब एक्सेलरेशन रहेगा। इतना मानते हो? तो एक्सेलरेशन पे ये चीजें डिपेंड करेगी। अब यहां पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो किस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आ रहा है? ग्रेविटेशनल पुल के कारण। ग्रेविटेशनल पुल के कारण फोर्स ऑब्जेक्ट वन पे कितना लग रहा होगा? कैपिटल जी m1 इंटू एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। हाँ या ना? और ऑब्जेक्ट टू पे कितना फोर्स लग रहा होगा? कैपिटल जी m2 इंटू एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा होगा उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना? बाकी सारी क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटीज डिफरेंट है बस। तो अगर m1 ज्यादा होगा तो f1 ज्यादा आएगा, m2 ज्यादा होगा तो f2 ज्यादा आएगा। इतना मैं भी मानता हूं, पर अगर मैं m1 का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो कैसे करूंगा? f1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1। बोल हाँ या ना? इस इक्वेशन से मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। सब लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं 3 बार बता चुका हूं सेम चीज और बनी बात है, कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान से देख लो। मैं वापस बता रहा हूं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फोर्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन से। इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर सकता हूं ना। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने इक्वेट करा, f1 की जगह मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू m1 a1। तो यहां पे m1 और m1 कैंसल आउट हो जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 कितना आया? कैपिटल G इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। प्लीज नोट दैट दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये चीज बोल रही है कि एक्सेलरेशन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। किसका एक्सेलरेशन? फ्री फॉल के टाइम पे सरफेस ऑफ द अर्थ के आसपास जब ऑब्जेक्ट फॉल होती है तो उस ऑब्जेक्ट के मास पे एक्सेलरेशन डिपेंड ही नहीं करता है। देख लीजिए, नहीं तो यहां पे ये जैसे m1 यहां पे आया वैसे यहां पे आता, फोर्स डिपेंड कर रहा है, बट जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, बट जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड भी रहेगा। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू फिक्स आ जाती है। इसमें भी सेम चीज करके देखोगे ना तो a2 की भी वैल्यू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर आएगी, और यही डेरिवेशन हम लोगों ने कल करा था, और यही डेरिवेशन हम लोगों ने कल करा था। ठीक है, इसमें कोई भी हम नहीं कटेगा। m कट तो रहा है, दोनों में से नहीं, दोनों में से जो दोनों में से एक m काट लेगा, हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा m काट? जिस ऑब्जेक्ट का तू एक्सेलरेशन निकालेगा, जिस ऑब्जेक्ट का तू एक्सेलरेशन निकालने वाला है उसी ऑब्जेक्ट का मास रखेगा, तो वो वाली ऑब्जेक्ट का मास कट जाएगा।
जैसे ऑब्जेक्ट 1 का अगर एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेगा तो F इक्वल टू एम में जो मास रखेगा वो ऑब्जेक्ट 1 का ही रखेगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, आप लिख लो कॉपी में, आप लिख लो कॉपी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आप एक्सपेरिमेंट कर लो, एक पेन लो, एक पेन लो और उसका कैप ले लो, एक पेन लो और उसका कैप ले लो, पलंग पे या कुर्सी पे खड़े हो जाओ और दोनों को ड्रॉप करो और देखो कौन पहले गिरता है। अगर प्रॉपरली ड्रॉप करोगे तो दोनों साथ में गिरेंगे। एक टेनिस बॉल लेना और एक लेदर बॉल लेना और छत पे चले जाना और दोनों को ड्रॉप करके देखना, दोनों साथ में गिरेंगी। हमको लगता है कि भारी चीज जल्दी गिरती है, क्यों? क्योंकि हमने ऐसी चीजों को देखा है, एप्पल और लीफ, इन चीजों को देखा है, तो उसमें से एप्पल पहले गिरेगा। उसका ये रीजन नहीं है कि लीफ हल्की है, उसका ये रीजन है कि लीफ के सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण उस पे जो एयर ड्रैग लग रहा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो फ्लोट होती हुई गिरती है। अगर एयर ड्रैग को हम लोग इग्नोर करें, अगर एयर ड्रैग को हम लोग इग्नोर करें तो लीफ और एप्पल एग्जैक्टली सेम टाइम पे गिरेंगे। धरती पे एक चेंबर बना रखा है सेम एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जब न्यूटन ने इनिशियली बोला था कि एक बोलिंग बॉल और एक फेदर अगर दोनों को साथ में गिराया जाए एक वैक्यूम चेंबर में तो दोनों साथ में गिरेंगे, तो कोई मानता नहीं, आज तक नहीं मानता कोई। तो एक्चुअल में एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा सा चेंबर बनाया गया, आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो वीडियो, बहुत बड़ा सा चेंबर बनाया गया, उसको कुछ 2-3 घंटे लगते हैं उसमें वैक्यूम क्रिएट करने में। उसके बाद यह एक्सपेरिमेंट करा जाता है, तो फेदर भी ऐसे गिरता है जैसे बोलिंग बॉल गिरती है। फेदर, लीफ, पेपर, ये सब देर से इसलिए गिरते हैं क्योंकि इनके मास के कंपैरिजन में इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, तो एयर ड्रैग बहुत ज्यादा लगता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो एक तरफ 2 पेन को बांध दो और एक तरफ एक पेन ले लो और दोनों को ड्रॉप करके देखो, 2 पेन का वजन डबल होगा तो उसको डबल एक्सेलरेशन के साथ गिरना चाहिए, बट नहीं, दोनों साथ में गिरती हैं। और उसका रीजन आई सपोज आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलें। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि दोनों ऑब्जेक्ट्स साथ में गिरेंगी अगर सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो, दोनों ऑब्जेक्ट साथ में गिरेंगे अगर सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो। हां, अगर एक ऑब्जेक्ट थोड़ी अलग डिस्टेंस पर रखी जाती है, अगर एक ऑब्जेक्ट थोड़ी अलग डिस्टेंस पर रखी जाती है तो फिर वो सीन क्या बनता है। अगर m1 को a डिस्टेंस पे रखा तो क्या a/b रेशियो होगा? तो मुझे बताओ, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है और जो टाइम टेकन है, क्या उसके बीच में लीनियर रिलेशन दिख रहा है आपको? अगर लीनियर रिलेशन होता तो मैं इस आंसर को सही कर देता, अगर लीनियर रिलेशन होता तो मैं इस आंसर को सही कर देता, पर लीनियर रिलेशन नहीं है। टाइम पे स्क्वायर है, मतलब अगर मेरे को टाइम को डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बताना रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पे मेरे को रूट लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर ये है। ठीक है, मैं मैथमेटिकली अभी इस क्वेश्चन को और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो 18th क्वेश्चन जितना समझाया उतना ठीक है, इसको मार्क करके बाद के लिए रख सकते हो। ठीक है, Yes, sir.
नेक्स्ट 19th भी A boy on a cliff 49 meters high drops a stone. 1 second later, he throws a second stone after the first. They both hit the ground at the same time. A boy on a cliff 49 meters high drops a stone. 1 second later, he throws a stone. तो अखिलेश को अपन एक क्लिफ पे चढ़ा देते हैं, ये बोर हो रहा है तो ये खेलने लग गया। खेलने कैसे लग गया, उसने एक स्टोन ड्रॉप किया, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और 1 सेकेंड बाद वो स्टोन कहीं पे पहुंचा, उस पॉइंट पे आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके। जैसे ही 1 सेकेंड हुआ उसने सोचा कि मैं एक दूसरा स्टोन मारता हूं, दूसरे स्टोन से इस स्टोन को मारता हूं। समझ लो, उसने एक स्टोन ऐसे ड्रॉप कर दिया और फिर दूसरे स्टोन लिया और उस स्टोन को मारने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरे स्टोन को उसने कुछ वेलोसिटी से फेंका, दूसरे स्टोन को उसने कुछ वेलोसिटी से फेंका। ये दोनों स्टोन नीचे तक पहुंचते समय सेम टाइम लेते हैं, मतलब एक साथ पहुंचते, सेम टाइम नहीं, एक साथ पहुंचते। तो ऑब्वियसली जो ड्रॉप करा है स्टोन वो 1 सेकंड ज्यादा लेता है, क्योंकि दूसरे स्टोन को 1 सेकंड बाद में फेंका था। पहले स्टोन को ड्रॉप करा था, दूसरे स्टोन को बाद में फेंका था। तो बताओ कि इस स्टोन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये ट्राई करोगे कि मैं अभी बता दूं? चलो मैं हिंट दे देता हूं थोड़ी, आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टोन वन के 2 पार्ट्स ड्रॉप कर लो। फर्स्ट सेकेंड में स्टोन 1 कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी 0 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 4.9 मीटर से ट्रैवल करता है। 4.9 मीटर्स स्टोन 1 ट्रैवल करता है। तो बचे हुए टाइम में स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 49 माइनस 4.9 मीटर्स, 49 माइनस 4.9 मीटर्स। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे निकाल सकते हो, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर थोड़ा सिंपलर जाएं, अगर सिंपलर जाएं तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो स्टोन 1 है उसके लिए टोटल टाइम निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम कितना लेगा वो गिरने के लिए। सपोज ये टोटल टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि स्टोन 1 के लिए आपको u पता है, a पता है जो कि g के बराबर है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और s पता है, तो टाइम निकल जाएगा। सपोज टाइम निकलता है x सेकेंड्स, तो फिर स्टोन 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद स्टोन 2 की इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, टाइम पता है, इसमें जितना टाइम आया उससे 1 सेकेंड कम लेता है स्टोन 2, तो x माइनस 1 सेकेंड। आपको x लेके नहीं करना है, आपका आंसर आएगा, यहां से x की वैल्यू आएगी और वो पुट करके इसका टाइम निकालना। इसका टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है और एक्सेलरेशन पता है, तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। करके देखना, नहीं आए तो कल वापस पूछना। चलो, तो आज तो डाउट्स डिस्कस करने में ही टाइम निकल गया। होपफुली आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। कल सब लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक पढ़ के आएंगे। होमवर्क सुन लीजिए सब लोग। जिन बच्चों ने अभी तक एमसीक्यूज नहीं करे हैं वो बच्चे एमसीक्यू करके आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक क्वेश्चन नंबर 25 तक वो पूरा सॉल्व करके आएंगे और एनसीईआरटी वापस से रीड करेंगे। और तीसरी चीज जो आज पढ़ाना था उसमें से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 138 के एग्जाम्पल 10.5 तक आप लोगों को करके आना है,
ठीक है। मास और वेट के बारे में इसमें दिया है आपको, एक जो मन में भ्रम है मास और वेट सेम होता है वो क्लियर हो जाएगा इससे। ये पढ़ के आना है और कल मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मुझे एमसीक्यू शीट के आंसर देखने में ये चल रहा है। थैंक यू सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ मैं स्क्रीनशॉट ले। थैंक यू सर। ओके, ओके। बाय सर। बाय बाय, थैंक यू सो मच।